हेलो बच्चों, आज संडे है और मैंने कहा था कि संडे के संडे में करंट अफेयर्स डालूंगा, क्योंकि सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स अब प्रमुखता के साथ पूछा जाता है और आप लोग की डिमांड भी सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स की ही रहती है। तो मेरे मुताबिक जो भी एग्जाम्स के लिए उपयोगी प्रश्न होते हैं उनका मैं कलेक्शन करके आपको समझ लाता हूँ। तो ये जो मेरा इस वीक का जो प्रश्न है, ठीक है, उसमें एक दो प्रश्न पहले के भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कोशिश मैं करता हूँ कि जो परीक्षा उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये इस वीक में घटनाएं घटी हैं तो ज़बरदस्ती क्वेश्चन बना दूँ। अब वो जो एब्सर्ड हो, जो नहीं आता एग्जाम में, वैसे प्रश्नों को मैं छोड़ देता हूँ। तो शुरू करें। पहला प्रश्न, इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये ब्राजील की है। तो ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, ये केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की है, कैबिनेट में पास किया कि एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस जो ये परीक्षाएं अलग अलग हुआ करती थी, इनको संयुक्त परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एनआरवी का गठन कर दिया। ठीक है। और जो ये एकीकृत एग्जाम होगा और उसके अंक के आधार पर ही सिलेक्शन होंगे। अब उन्होंने कहा कि राज्य भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकती हैं, इस स्कोर के आधार पर राज्य भी इनको नौकरी दे सकती है। तो इसके तहत मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने सीईटी के अंक के आधार पर नौकरी देने की घोषणा की है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये एकीकृत हो रहा, तो इससे सरकार ने कहा कि पैसे बचेंगे, कई आपको एग्जाम्स देने से आप बचेंगे, दबाव कम होगा। ये बात सही है कि आर्थिक दबाव जरूर कम होगा, लेकिन बच्चे ये तय है कि अब और कंपटीशन टफ होगी, क्योंकि होता क्या था कि किसी एग्जाम्सन में एक एग्जाम्सन साल में होना है। अब ये स्थिति ये होगी, अगर किसी वजह से आपका एग्जाम्सन खराब हो गया तो आपका साल भर चला गया। पहले हुआ करता था कि अगर एसएससी गड़बड़ हुआ तो रेलवे अच्छा चला गया, तमाम हो गई। तो अब तो ये भी दिक्कत है। अब आपको अपने स्कोर बढ़िया करने के लिए एक साल में पहली मेहनत कर करके वो देना होगा। तो और ये समझिए, कहीं आसानी होती है तो कहीं कठिनाई भी है। ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, किस ब्यूरो ने अपना लोगो जारी किया जिसमें एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रियलाइबिलिटी 3 शब्दों का उल्लेख किया गया? ये नया जो है लोगो जारी किया गया श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री द्वारा, जो अभी कौन है, संतोष गंगवार जी। ठीक है। तो ये जो है सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता, ये लोगों में 3 शब्द लिखा है। ये भी ध्यान में रखना आपको, ये 3 शब्द मैंने इसीलिए ये दिया। चाहता तो कोई और शब्द और बना करके दे सकता था, लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये 3 शब्द से इम्पोर्टेंट है, सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता। ठीक है। और ये श्रम मंत्रालय के द्वारा, और इसके बीच में नीला रंग बना है, नीला रंग का गोल बना हुआ है। तो ये नीले रंग का जो लोगो है ये क्या दर्शाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो नीला रंग मेहनत कश लोगों के का प्रतीक होता है, काम का प्रतिनिधित्व करता है। वर्कर्स के जो मेहनत कश लोग हैं उनके मेहनत का, काम का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें गेहूं की बालियां बीच में दी हुई है, ये कृषि जो श्रमिक होते हैं उसका प्रतीक है। ठीक है। वैसे अगर श्रम ब्यूरो के बारे में बता दें तो श्रम ब्यूरो की स्थापना 1941 में अंग्रेजों के समय ही शिमला में की गई थी। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़े। 4, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? अब देख बेटा, इससे प्रश्न तो अब आते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण वाला आप चार्ट जरूर रट लीजिएगा, मैं एक करके दूंगा धीरे धीरे।
लेकिन आप समझिए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी के करंट के मतलब हॉन्टेड प्रश्नों में से होता है, क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने छेड़ रखा और जरूरी भी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जो राज्य के रूप में स्वच्छ राज्य घोषित किया गया वो है छत्तीसगढ़। पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। यानी सबसे ज्यादा जो राज्य के रूप में छत्तीसगढ़। अगर आपसे स्थान पूछा तो इंदौर जो है चौथे, हर बार जो फोर्थ टाइम वो जो है वो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आया। एक और ध्यान में रखिएगा, इसमें प्रश्न क्या पूछता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो पुरस्कार है वो मैसूर को दिया गया। मैसूर भी बहुत स्वच्छ शहर के रूप में, किसको दिया गया पुरस्कार तो वो हो जाएगा मैसूर। और सबसे स्वच्छ राजधानी बताया कि कौन है, तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ध्यान में रखिएगा। अलग अलग कैटेगरी है बेटा, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले में इंदौर आता है शहर, ठीक है। और इनमें 10 लाख से ऊपर वाले जो जितने भी शहर हैं उसमें 12 राज्यों का जो आंकड़ा है उसमें सबसे निचले पायदान पे जो है बिहार है, ठीक है। तो इसमें पटना सबसे निचले पायदान पे, ठीक। मतलब राज्यों में, और 16 राज्यों में जो है सबसे ऊपर जो है, अगर आप देखें जो नीचे है, जो 10 लाख की जनसंख्या से नीचे वाला जो राज्य है वो झारखंड है। छोटे राज्यों में सबसे ऊंचे स्थान पर झारखंड है स्वच्छ राज्यों में। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, खासकर ज्यादातर इंदौर वाला पूछता है वो, तो लगातार इंदौर आ रहा है। तो और एक राजधानी आप राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ जरूर जानिए, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए वो इंदौर वाला ही ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये जो भारत जैविक कृषि में सबसे आगे चल रहा है विश्व में, और वैसे कहें तो ये स्थान के रूप में तो 9वां है, लेकिन इंक्रीज बहुत तेजी से कर रहा है। इंक्रीजिंग करने वाला ये पहला है। और जनसंख्या के दृष्टि से अगर कृषि में देखें तो प्रथम राज्य है जैविक, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो जैविक कृषि जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अव्वल है, ठीक है। और प्रश्न मैंने पूछा कि पहला राज्य कौन है, प्रथम राज्य कौन है पूरी तरह से जैविक कृषि पर, तो ये है ए इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जैविक निर्यात भी हम लोग कर रहे हैं, खासकर अलसी, तिल, सोयाबीन, चावल, औषधीय पौधे, ठीक है, ये सब उत्पादों का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। छठा प्रश्न, किस रेलवे जोन ने रोल ऑन रोल सेवा शुरू की है? अब ये रोल ऑन रोल सेवा है क्या, ये आप जानिए। यानी कि रेलगाड़ी के ऊपर में ट्रक जो है वो लदे हुए ट्रक, उनको लेकर के एक गंतव्य स्थान पर जाएगा। यानी कि ट्रकों को जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचाने के लिए रेल ऑन रोल, ये आरओ कहते हैं, रोल ऑन रोल सेवा इसका नाम दिया गया है। ये दक्षिण रेलवे का है। ये पलक्कड़ डिवीजन से टोकुर शोरानूर खंड है, ये केरल में, तो ये केरल में ही चलाया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके पहले कोझिकोड और एर्नाकुलम, ठीक है, इससे ये नारियल, सब्जी, रबड़ और इन सब का जो है वो विभिन्न राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में रेलवे लेकर के जाती थी, या फिर कभी कभी ट्रकें जो है अधिकांश लेके जाती थी। तो इसको कर दिया गया कि अब ट्रक जो है लदे हुए ट्रक लादे जाएंगे और ये वहाँ तक गुजरात और महाराष्ट्र तक ये ले जाएगी। इससे बहुत फायदे होंगे क्या, और उधर से जो लाया जाता था महाराष्ट्र और गुजरात से पॉलीमर और कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि, तो उन सबको वापसी में ये लोग लाद करके लाएंगे। इससे जो है ट्रकों से जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च था वो बचेगा और जल्दी से जल्दी सामान पहुंचेगा, क्योंकि इसमें खाने के सामान ज़्यादा हैं
तो खराब नहीं होंगे। सब्जी है, नारियल है, तो ये सब खराब नहीं होंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। तो ये एक अच्छी पहल मानी जाती है। और एक ध्यान में रखिएगा, दक्षिण रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई है अभी थोड़े दिन पहले ही। तो बहुत दो समथिंग 257, ध्यान मुझे आ रहा है, पेपर में पढ़ा था, 257 बॉगी जोड़ करके ले गया। ये सबसे लंबी मालगाड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो वो भी दक्षिण रेलवे ही है, एग्जाम्पल में दीजिएगा। 7, IPL 2020 का प्रायोजक कौन सी कंपनी है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, IPL जो 2020 हो रहा है, इसके जो प्रायोजक हैं वो ड्रीम 11 है। ठीक है, ड्रीम 11 ये पहली इंडियन गेमिंग कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। इसके जो फाउंडर हैं वो हर्ष जैन और भावेश शेठ हैं। ये कंपनी 2008 में एस्टेब्लिश हुई मुंबई में, और इतना तेजी से इंक्रीज की है ये गेमिंग के क्षेत्र में ड्रीम 11। एक आध में हम लोगों ने प्रचार भी देखा होगा, उस समय प्रचार एडवर्टीजमेंट आता था, ड्रीम 11 बनाइए और तमाम आइए। और ये ऐसी कंपनी हो गई कि कल IPL के प्रायोजक के रूप में इनको मिल गया। ठीक है, इसके पहले तो वीवो था, उसके पहले स्टार इंडिया, उसके पहले वोडाफोन, और इस क्रम में सबसे जो लेटेस्ट हुआ वो ड्रीम 11। तो आपको ड्रीम 11 ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यपाल मलिक के राज्यपाल बनाए जाने का सही क्रम कौन सा है? अब देखिए, मैंने ये प्रश्न बनाया कि आ भी सकता है, ये मेरे दिमाग के ऊपर थी कि सत्यपाल मलिक जो है वो राज्यपाल कई के बने, हमारे यहाँ बिहार के भी बने थे, और उसके बाद बिहार के बाद कहाँ गए? वो जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर जाकर के उन्होंने धारा 370 को खत्म करने का वाला जो है श्रेय जाता है कि इन्हीं के नाम जाता है, उस समय वही थे। ठीक है, तो उन्होंने ही प्रस्ताव भेजा। और देखिए उसके बाद गोवा, ठीक है, वहाँ से उनको गोवा भेजे गए। ठीक है, और गोवा के कारण फिर अभी इनको मेघालय भेज दिया गया। यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद गोवा। एक वर्ष में 3 बार ये बदले गए, जम्मू कश्मीर गए, फिर गोवा गए, फिर मेघालय गए। 1 ईयर में ये 3 बार बदले गए। पहले बिहार में थे, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बन सकता है ये प्रश्न। 9वां प्रश्न, किस राज्य ने 70वें मंजिले भवन के निर्माण की मंजूरी प्रदान की? अब ये मल्टी जो स्टोरेज बिल्डिंग है, इसमें 27-28 तक ही था। अब एक राज्य ने 70 मंजिल तक के भवन के निर्माण की मंजूरी दी, लेकिन उसमें कई नॉर्म्स उसमें फॉलो करने होंगे। NGT की तमाम चीज़ फॉलो करना होगा, प्रदूषण के ख्याल से दिमाग में रखना होगा, कचरा प्रौद्योगिकी को दिमाग में रखना होगा। इन सब चीज़ों को रखते हुए अगर कोई नॉर्म्स करता है तो 70 मंजिल भवन बना सकता है। और ये देने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर बी, गुजरात। 100% LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन LPG देने वाला पूर्णतया अपने पूरी जनसंख्या को उन्होंने दे रखा। सी इज द करेक्ट आंसर। सृजन नामक ऑनलाइन पोर्टल, अब बहुत ऑनलाइन पोर्टल बन गए, इतना हो गया कि प्रश्न बनाते बनाते आदमी परेशान हो जाए, इतना पोर्टल बना। लेकिन कुछ पोर्टल इंपॉर्टेंट हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको उस क्षेत्र में जो थोड़ा संवेदनशील भी मामला रहता है और इम्पोर्टेंट रहता है, मैं उसको जरूर लेते आऊँगा। सृजन नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किस क्षेत्र के लिए किया गया? ठीक है, अब चॉइस तो मैंने बना करके कंफ्यूज कराने का प्रयास किया है। प्रसव पूर्व की समस्याएं एवं पोषण के असर को बनाए रखने के लिए यह नहीं होगा, क्योंकि सृजन शब्द है तो मैंने ये डाला। खेल उत्पाद के निर्यात हेतु ये भी नहीं है। रक्षा उत्पादों को स्वदेशी रूप में निर्मित करने हेतु, सी इज द करेक्ट आंसर। सृजन जो है ये अभी राजनाथ सिंह जी ने 101 रक्षा उपकरणों के स्वदेश में बनाने का निर्णय लिया है। कि आत्मनिर्भर जो भारत योजना है उसके तहत उन्होंने निर्णय लिया कि जो स्वदेशी रूप से इनके जो पार्ट्स हैं, रक्षा उत्पाद हैं,
कौन कौन से रक्षा उत्पादन, उन्होंने 101 इसकी संख्या है रक्षा उपकरणों की जिसके आयात पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। 12वां प्रश्न, सातों महाद्वीप में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कला जगत के जो सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। वो अमेरिका के न्यू जर्सी में उनकी निधन हुई। ये सातों महाद्वीप में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले प्रथम भारतीय थे। मेवाती घराना था, याद रखना बेटा, नोट डाउन कर लेना, मेवाती घराना इनका था। ठीक है। हिसार जिले में जो फतेहाबाद में है वहाँ इनका जो जन्म हुआ था। अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर भी इन्होंने प्रस्तुति दी है। ठीक है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना आया तो ये तो जरूर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके नाम पर, कलाकार के रूप में, जो पंडित जसराज के नाम पर ग्रह का नाम रखा है। और उस ग्रह का जो क्रम रखा गया है नाम, वो 30,0128 यानी 3,01,28। ये इस तरह से समझ लीजिए 3,00,128, यानी इनका जो जन्म तिथि है उल्टा कर दीजिए तो 28/1/1930। ठीक है। 3,00,128 तो उल्टे से आइए तो 28/1/1930 में इनका जन्मदिन था। इसका खगोलीय ग्रह का क्रम भी रखा गया इसी क्रम में और उनका नाम रखा गया पंडित जसराज ग्रह। ठीक है। ये भारतीय कलाकार का ही की एक जो है उपलब्धि मानी जा सकती है। वो उन्होंने पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, पंडित जसराज जी, क्लासिकल सिंगर, जिनकी मृत्यु अभी थोड़े दिन पहले हुई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है। अब ये जो है ध्यान में रखिए, ये दिल्ली में 8 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति से फैसला की? अब देखिए, ये आरबीआई जो अभी मौद्रिक नीति जारी करता है हमेशा 3-3 महीने 4-4 महीने पे, तो ये आप देखेंगे कि ये क्वार्टरली ही होता है और ये जो रेपो रेट है उससे निर्धारित होता है कि मार्केट में कितना पैसा फ्लोट होगा। ठीक है। तो इन्होंने रेपो रेट को 4% ही यथावत बनाए रखने का इस बार फैसला किया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जो शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई गवर्नर, उन्होंने 4% रेपो रेट रखने की सिफारिश की। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि के कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया? ठीक है। बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वो कौन सा बैंक है जिसने शॉर्ट टर्म कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? और इसके लिए 3 कंपनियों से उन्होंने समझौता किया। वो है केनरा बैंक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न, सूफीइज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम नामक पुस्तक की लेखिका कौन थी? ठीक है। अब सूफी जो होते हैं, सूफीज्म एक विचारधारा है, एक मानेंगे एक सूफी धर्म के रूप में आया मध्यकाल में, जो हिंदू और इस्लाम दोनों को करीब लाने का प्रयास किया। तो इसके जो इस विचारधारा से जुड़ी हुई सादिया देहलवी जी थी, जो जिनका ये पुस्तक जो है 2009 में प्रकाशित हुआ था और ये बहुत चर्चा में भी रहा। तो इनकी मृत्यु हो गई है इस हफ्ते। तो ये जो सुफीम कोर्टयार्ड अम्मा एंड फिल्म फैमिली, ये जो है अम्मा एंड फैमिली, ये जो है फिल्म निर्माता भी थी। ये शॉर्ट फिल्म है, बहुत चर्चित हुई अम्मा एंड फैमिली, द सूफी कोर्टयार्ड।
और भी कई छोटी छोटी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्में बनाई हैं, तो बहुत चर्चित में रही, इसके लिए अवार्ड भी इनको मिला। तो सादिया देहलवी जी, याद रखिएगा, ये सूफीवाद से प्रभावित रही हैं। इनका ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, सूफीज़म द हार्ट ऑफ इस्लाम नामक पुस्तक की लेखिका कौन? ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर कैथ रोली लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? ठीक है, तो ये जो है त्रिनाद एवं टोबैगो के डॉक्टर कैथ रोली ये बने त्रिनाद एवं टोबैगो के। और अभी अभी डोमिनिक जो रिपब्लिक है उसके भी राष्ट्रपति बने हैं, वो है लुइस अबनदेर, याद रखिएगा। हालांकि त्रिनाद टोबैगो वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी में बेटा ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 18वां, नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? तो नाओमी ओसाका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली जापान की पहली टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्होंने पेत्रा विक्टोवा जो विंबलडन विजेता हैं उनको फाइनल में इन्होंने हराया, और ये अभी WTA नंबर 1 चल रही है नाओमी ओसाका जो है। ये पिछले 4 साल के दौरान अमेरिकी ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत करके सेरेना विलियम्स के बाद ये दूसरी महिला है जो दोनों खिताब जीती हैं। इसलिए नाओमी ओसाका का संबंध टेनिस से है। टेनिस का मतलब लॉन टेनिस, टेनिस का मतलब लॉन टेनिस, ध्यान में रखिएगा। टेबल टेनिस रहेगा तो टेबल टेनिस लिखिएगा, टेबल टेनिस तो लॉन टेनिस समझिए, ठीक है। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बेटा, ध्यान में रखिए, मैं हो सकता था ये भी देता कि ये भी प्रश्न बन सकता है, ये चर्चा में इसलिए भी आई, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यानी अर्न करने वाली पहली महिला, मतलब सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी है, पहली नहीं बोले, पहले महिला खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा अभी रनिंग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस पर द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब देखिए बहुत लोग को प्रदान किया गया, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें सूची में तो बहुत लोग हैं, ठीक, लेकिन मैंने इनका इसलिए कहा है कि ऐसे आप देखेंगे जूट फिलिस जो है वो हॉकी में जीते हैं, जसपाल राणा शूटिंग में जीते हैं, कुलदीप सिंह हांडू जो वुशु खेल में जीते हैं, गौरव खन्ना जी पैरा जिम्नास्टिक में जीते हैं। तो लेकिन इनका नाम मैंने इसीलिए दिया कि ये एक अनोखा खेल है जिसमें पहली बार किसी इस खेल को नोटिस लिया गया, इतनी जगह दी गई, और वह है मलखम्ब, ठीक है। मलखम्ब जो है ये एक पोल के ऊपर चढ़ने का ये तरीका है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, बड़ा अनोखा खेल है ये। तो इसको आगे बढ़ाने में योगेश मालवीय जी जो उज्जैन के रहने वाले हैं उनको दिया गया, ठीक है, ये नियमित श्रेणी में इसके दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो उज्जैन के रहने वाले, ध्यान में रखिएगा, योगेश मालवीय मलखम्ब से हैं। भारतीय मलखम्ब महासंघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमेश हिंडोलिया, ठीक है, उन्हीं की खोज है ये योगेश मालवीय। नेक्स्ट, सेरो सर्वे का संबंध किससे है? ठीक है, देखिए ये प्रश्न अब आ सकता है, सेरो सर्वे होता क्या? तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, आप लोगों ने देखा भी होगा। सेरो सर्वे का संबंध किससे है? तो ये कोविड-19 का सर्वेक्षण करता है, ठीक है। तो 20 का जो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सेरो सर्वे। नेक्स्ट, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, HS कोड, ये नई चीज है, एग्जामिनेशन में आ सकता। ये विश्व सीमा शुल्क संगठन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। ये जो सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस कोड के मिलने का अर्थ ये है कि किसी वस्तु का बहुदेशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में पहचान प्राप्त करना, यानी कि मल्टीनेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट के रूप में वो होगा, और
ये जो हार्मोनाइज सिस्टम कोड है, अब ये पूछा जा सकता है अभी चर्चा में क्यों आया, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खादी को एक अलग एचएस कोड आवंटित किया है। ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। वर्ल्ड में 5000 से अधिक उत्पादों को ये कोड प्राप्त कराया जाता है। ये 6 अंकों का कोड होता है, ठीक है। पहला 2 अंक जो होता है वो एचएस अध्याय के लिए होता है, अगला 2 अंक जो होता है एचएस शीर्षक के लिए होता है, और उसका अगला 2 अंक जो होता है वो सब टाइटल्स के यानी उप शीर्षक के लिए होता है। इस प्रकार हर प्रोडक्ट का, जैसे कभी आईएसआई मार्ग होता था जो गुणवत्ता के लिए होता था, ये एचएस कोड निर्यात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये होगा कोड तभी आप निर्यात कर सकते हैं। एचएस कोड हार्मोनाइज सिस्टम कोड, इसमें कई मापदंड को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो अभी ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि एचएस कोड किस प्रोडक्ट को दिया गया है भारत में सरकार ने, तो वो अभी खादी को, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को किस संस्था का नया अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, ठीक है। अब आते हैं 23वें प्रश्न पर, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। अब देखिए इसमें प्राइस में ठीक कर दिया, लसावा लिखा है, लवासा होता है, ठीक है, गलती से लिखा है। तो ये जो है पहले ये जो अभी इन्होंने पहले त्याग पत्र दिया, ये डिप्टी कमिश्नर जो आयुक्त हैं निर्वाचन आयोग के, जो कमिश्नर होते हैं, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर 2 होते हैं, उन्हीं में से एक थे ये, इन्होंने उसमें से त्याग पत्र दिया और इनकी नियुक्ति जो है एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में की गई है अशोक लवासा जी की, ठीक है। और अभी जो कहें कि उसके अध्यक्ष कौन है, तो मासात्सुगु ओसाकावा ये अध्यक्ष हैं अभी जापान के, ठीक है। 23वां प्रश्न अगला का है 24वें प्रश्न, पाकिस्तान द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में भारत के किन हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया। अब देखिए पाकिस्तान ने 3 हिस्से को दिखाया है अपना हिस्सा, ये अलग विवाद का कारण बना, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और हास्यास्पद भी लगता है। हालांकि इन्होंने ये अभी चीन के कारण, चीन जो है जैसे ही चीन के साथ सीमा विवाद हुआ है, चीन के ने उकसाया है नेपाल को भी और पाकिस्तान को भी, ये घेरने की नीति है चीन की, दबाव बना रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी धीरता दिखाते हुए उन्होंने अपने भारत के 3 हिस्से को, जो कभी विवादास्पद रहा था और उस समय इसको एसिमिलेट किया गया बड़ी कुशलता के साथ वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ ये 3 हिस्से को पाकिस्तान ने अपने नक्शे में दिखाया। लिपुलेख जो चॉइस दिया है मैंने, वो लिपुलेख, काला पानी और लिपियातुरा पूरा, ये जो 3 जगह है, इसको नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया है, ये भी विवादास्पद है। और इन लिपुलेख को जो है प्रमुखता के साथ नेपाल ने अपने हिस्से में कहा कि इस पर मेरा हिस्सा है, नेपाल ने ऐसा किया। ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम से, ठीक है, पाकिस्तान वाला भी और ये वाला नेपाल वाला भी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के संवैधानिक परिवर्तन के बाद किस वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अब उन्होंने संविधान संशोधन कर दिया, अपने परिवर्तन करा लिया और ये समझिए आजीवन इसकी स्थिति हो जाएगी कि पुतिन जी जब तक जीवित रहेंगे तब तक बनेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 16 वर्ष तक का तो कर ही दिया, यानी 2036 तक ये बने रहेंगे। पहले तो चर्चा में आया था कि ये आजीवन बने रहेंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, 16 वर्ष का ही संशोधन किया। तो हमको लगता है 16 वर्ष तक जाते जाते पुतिन जी, पता नहीं लगता है मुझे, वो आजीवन हो ही जाएगा उनका, यही सोचकर उन्होंने बनाया ही। लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। रूस में भी इस प्रकार का ये लगा कि रूस जो है वापस जो है अब ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था से
दूर जो चला गया। ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, रूस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। भारत में किस पड़ोसी देश ने अपनी नागरिकता कानून में संशोधन किया है? ठीक है, एक चीज और मैं बताऊं, वो भूल गए मैं, वो पुतिन वाले में बताना। एक और इन्होंने अभी विवादास्पद ही चीजें हैं वहाँ जारी किया, उन्होंने समलैंगिकता का जो अधिकार था वो वहाँ उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, कहा अभी ऐसा संभव नहीं, समलैंगिक विवाह करेंगे, प्रतिबंध लगा दिया, उसको गैर कानूनी करार दे दिया, तो मिला हुआ अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नागरिकता कानून में संशोधन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जामिनेशन में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो आएगा नेपाल। डी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल ने अभी अपनी नागरिकता कानून में संशोधन किया और इसके तहत भारत या किसी देश के बेटी से अगर नेपाल का कोई लड़का शादी करता है तो बहू बनने के बाद भी यहाँ की नागरिकता जो है पहले मिल जाती थी, स्वतः मिल जाती थी, अब नहीं मिलेगी। अब 7 साल तक उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। इससे भारत में के जो रहने वाले जो लोग वहाँ मधेशी लोग हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि उन मधेशियों का विवाह जो है वो संलग्न जिलों में जो भारत के होते हैं उन्हीं के यहाँ से शादी और तमाम कर चलते हैं, तो ये जो है संतुलन बिगड़ेगा। हालांकि विपक्षी दलों ने इसका बड़ा विरोध किया है। नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है भारत के प्रति, उन लोगों ने लगातार इसका विरोध किया। तो वहाँ पे अभी संवैधानिक जो है वो संकट की भी स्थिति बीच बीच में उत्पन्न हो जा रही है। थोड़े भारत के समर्थक वाले जो दल हैं और चीन के समर्थक वाले वर्तमान में जो है, देखिए तो क्लैशेस शुरू हो गई है, इंटरनल पार्टी में ही क्लैश शुरू हो गया। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन में कुल कितने देशों के सांसद? अब देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बना, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बना, IPA कहते हैं, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, IPAC नाम है, IPAC इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये चाइना के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सांसदों का एक संगठन बना। ठीक है, इसमें 8 देशों के सांसद हैं। ठीक है, जो एस्टेब्लिश जो हुआ ये 4 जून 2020 को ये एस्टेब्लिश हुआ है और इसमें 8 देशों के जो सांसद हैं, इसके फाउंडर जो हैं वो सर जॉर्ज इयान डक्कन स्मिथ ब्रिटेन के सांसद हैं वो, और ल्यूक डी पुलफोर्ड जो हांगकांग के सांसद हैं, उनकी पहल पर ये हुआ है। ठीक है, पर्पस यही है कि चाइना के जो उत्पाद हैं जिस पर निर्भरता देशों की बढ़ गई है, उस निर्भरता को कम किया जा सके। ठीक है, इस पर एक और हुआ, आगे मैं बताऊंगा। चाइना के ऊपर नियंत्रण तो स्थापित करना ही है और रिफॉर्म्स ये करना ही है, इस पर एक और मैं आगे दिया हूँ उस प्रश्न को। नेक्स्ट 28, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता? ठीक है, तो ये देखिए दिवसों पर भी प्रश्न आते हैं बेटा, तो चूंकि इधर घटा है इसलिए मैंने, चूंकि ये हाल फिलहाल का था इसलिए मैंने दे दिया। वो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 से मनाया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 1988 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इसको शुरू किया था। समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके योगदान के प्रति उनका आभार प्रकट करना इनका उद्देश्य था, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने भी इसको स्वीकृति प्रदान की और 1990 से पूरे विश्व में इसको वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अगस्त। ठीक है बेटा, और 5 जून तो आप जानते होंगे पृथ्वी दिवस है, 10 जुलाई जो है जनसंख्या दिवस है, 5 सितंबर जो है हमारे यहाँ मनाया जाता है टीचर्स डे के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल का सर्वप्रथम प्रस्ताव किस देश के द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये है सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव।
इसका नाम है SCRI, सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल का सर्वप्रथम प्रस्ताव किस देश के द्वारा दिया गया? अब देखिए, ये 21 अगस्त 2020 से ये शुरू हुआ और ये जापान की पहल पर शुरू किया गया। जापान ने इनिशिएटिव लिया है और इसको ज्वाइन करने वाले 2 और कंट्री हैं, जिसमें हम लोग हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया। बेटा, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 3 देशों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीला पहल को स्वीकार करते हुए, जापान के ये को स्वीकार करते हुए एक बनाया है, जिसमें संयुक्त रूप से चीन पर से जो आपूर्ति की निर्भरता है उसको कम की जा सके। यानी कि जो सप्लाई है, चीन का हर एक क्षेत्रों में वर्चस्व है, उन क्षेत्रों के वर्चस्व को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये एक बना है। ये एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बनता है, ये आएगा बेटा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य नामक पोर्टल किसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? अब ये देखिए, ये स्वास्थ्य नामक जो पोर्टल, मैंने कहा पोर्टल वाला बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। आजकल बहुत पोर्टल आ रहा है पोर्टल, और वो सबको एक जगह एकत्रित करके लिख याद कर लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं एक जगह कर दूंगा, दे दूंगा आप लोगों को। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पोर्टल वाला प्रश्न तो आएगा। क्योंकि हम लोग उस ओर डिजिटीकरण की ओर हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो तमाम जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने मंत्रालय हैं, सब अपने अपने नवीन पोर्टल शुरू कर रहे हैं। तो सब चीज़ काम अब वर्चुअल रूप से होने लगा, तो पोर्टल भी बहुत सारे आने लगे। तो ध्यान में रखिए, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो पोर्टल बनाया गया है, ये जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय हैं, उसने ये शुरू किया है। ये जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये पोर्टल है। ठीक है, तो इसमें आदिवासियों वाला जो है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने जनजाति शब्द न लिख करके आदिवासी लिख दिया है कि कहीं आप कंफ्यूज करें, अनुसूचित जाति से देख के गलत लिख दें। इसलिए इस प्रकार की चालाकी जो है परीक्षक के द्वारा भी की जाती है। तो इसके लिए अगर इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने नहीं दिया है, लेकिन आप ध्यान में रखिए, जब कंफ्यूजन आए तो इंग्लिश वर्जन जरूर चले जाना, क्वेश्चंस को वहाँ पे इंग्लिश वर्जन वाला देख लेना, ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। क्योंकि यूपीएससी में तो खासकर मैं कहता हूँ कि यूपीएससी के बच्चे आप जरूर इंग्लिश और देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी गूगल से ट्रांसलेट कराता है, हिंदी में कन्वर्जन कराता है, जिसको लेके केस भी हुआ। ध्यान में रखिएगा, बहुत राजनाथ सिंह थे उस समय गृह मंत्री, तो ये बड़ा चला था ये केस, यूपीएससी वाला मैटर जरूर चला था। तो ये अर्थ का अनर्थ लिख दिया था गूगल ने, इंग्लिश का हिंदी में बिल्कुल हास्यास्पद लगता था देखने में। तो ये जो है ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लिया कीजिए, इससे आपको कन्फ्यूजन जहाँ भी हो, नहीं अस्पष्ट हो रहा हो हिंदी में, तो इंग्लिश वाला देख करके आप बना सकते हैं। तो ये मैंने रहा दिया 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब भी करना बेटा, और इसको आगे जो है आप लोग शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और इसके साथ ही मैं जोड़ के बोलूँगा, देखिए आप लोग जो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ पॉलिटी पर और इन सब चीज़ों पर, वो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो मैं उसको कम कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें आप लोग नहीं दिखाओगे, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है, मेरे ऊपर अभी इंटरव्यूअर्स के भी दबाव है, मेंस के बच्चों का भी दबाव है, और आप लोग को भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखोगे तो जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, मैं नष्ट क्यों करूँ? मैं ये समझता हूँ। ठीक है, कि अगर आपको नहीं, मुझे कोई इससे कोई लाभ थोड़ी मिलने वाला कि बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा ये हमको पैसा मिल रहा है और ये तमाम है जो मैं करूँ ना, मुश्किल है। तो मैं अपना बहुमूल्य समय जो जिन बच्चे मुझ में इंटरेस्ट दिखाएंगे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊँगा, ये तय जान लीजिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर मैं उसको क्यों बढ़ाऊँ? मैं बाद में दूंगा, मैं जो समय अवकाश मुझे मिलेगा उस समय मैं दूंगा। अभी जिन बच्चों की मांग रहेगी मैं उन्हीं को प्रेफरेंस दूंगा, ये तो तय है। कई बच्चे पूछते हैं, लिखते हैं, हालांकि मेरा कोई बच्चा, एक बच्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कोई बच्चा देखता है कि सर वीडियो नहीं भेज रहे हैं, मैं इंडिविजुअली रूप से लिखा उस बच्चे को। लेकिन आप समझिए इस बात को, जो बच्चे शूट करने आते हैं उन बच्चों का यही कहना है कि सर जिसमें ज़्यादा बच्चे इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा, जिसमें ज़्यादा व्यूज़ दे रखा, आप उसी को ज़्यादा आगे बढ़ाइए। ठीक है,
अब चूंकि वो वही कर रहे हैं सारा काम, मुझे उनको भी संतुष्ट करना, तो आप ध्यान में रखो, आप लोग ऐसा करो कि मैं इक्वली सबको लेके चलूं। मैं चाहता हूं मैं कि इक्वली सबको लेके चलूं, लेकिन अगर आप नहीं इंटरेस्ट दिखाओगे, देखोगे नहीं, तो मैं किसके लिए करूँगा बताओ। तो ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मैं अपना समय ऐसे ही नष्ट नहीं करूँगा, ध्यान में रखिए। मैं केवल टीचर नहीं हूँ, ध्यान में रखो, ठीक है। मेरे लिए इन समय बहुत मुश्किल से निकालता हूँ, और रात में बैठ के शूट करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में शूट करता हूँ। तो आप समझे इस बात को कि उसके बाद मेरे पास समय नहीं रहता। दिन भर का समय मेरे, चाहे मैं अभी मेडिकल छुट्टी ले रखा है इस मंथ तक, तो अभी आया तो छुट्टी ले लिया, तो छुट्टी लिया तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे काम तो करना ही है, अपने कर्मचारियों से काम कराने होते हैं। तो वो दिन भर का समय मेरे लिए कार्यालय के लिए होता है, तो मॉर्निंग में और रात में करता हूँ। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए और मुझे विवश मत करिए, क्योंकि विवशता जो है मैं पसंद भी नहीं करता। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे मेरे संतुष्ट रहें। चलिए, धन्यवाद।